बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा इसके स्कोप की अगर हम बात करके चलें तो बेटा ये स्टैंडर्ड जो है वो डील करके चलता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के साथ जो एक एंटिटी एंटर करके चलती है। देन आप बेटा फॉरेन ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रांसलेट करके चलते हो वहां पर आपका एएस 11 लग जाता है। देन बेटा जो आपकी अकाउंटिंग रहती है फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स विच आर इन द नेचर ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर भी बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो लगेगा। बेटा देन हम बात करके चलें बेटा जो आपका कैश फ्लोज होते हैं जो अराइज होते हैं, ठीक है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी या जो कैश फ्लो की ट्रांसलेशन रहती है, ठीक है, वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर बेटा कहां पर होगा, डील होगा। वो डील होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। देन बेटा इसके बाद अगर हम बात करके चलें, कहना आपका कोई भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है फॉरेन करेंसी बोरोइंग के ऊपर, टू द एक्सटेंड बेटा उसको एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करा जाता है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वाला बेटा, तो वो भी आपका एएस 11 कवर करके नहीं चलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर बेटा ये नहीं बताया गया है कि करेंसी जिसके अंदर एक एंटरप्राइज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर चलेंगी या प्रेजेंट करके चलेंगी। नॉर्मली क्या होता है, एक एंटरप्राइज जिस कंट्री के अंदर डोमिसाइल होती है वहां की करेंसी जो है वो फॉलो करके चलती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लेकिन एक चीज बोली गई कि आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देकर चलना होगा। अगर कोई भी एंटरप्राइज यूज कर रही है एक ऐसी करेंसी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री जिसके अंदर आप डोमिसाइल है, ठीक है, और या फिर आपने अगर अपनी रिपोर्टिंग करेंसी को अगर चेंज करा है तो आपको वहां पर बेटा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जो है वो देकर चलना होता है। देन बेटा हम बात करके चलें तो रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है, ये वो करेंसी होती है जो यूज होती है प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉरेन करेंसी क्या होती है बेटा, ये वो करेंसी होती है जो अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी है। मॉनेटरी आइटम जो होता है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मनी हेल्ड और एसेट्स और लाइबिलिटीज जिसको आप रिसीव कर सकते हो या पे कर सकते हो, ठीक है, इन फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। देन आपका नॉन मॉनिटरी आइटम के अंदर बेटा वो आइटम्स आ जाती हैं जो कि मॉनिटरी आइटम नहीं होती हैं, ठीक है। देन बेटा उसके बाद हम बात करके चलें आपका एवरेज रेट की, तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे, जहां मल्टीपल आपको रेट्स गिवन है, यू विल जस्ट सिंपली डिवाइड एंड एवरेज रेट आपका आ जाएगा। एक्सचेंज रेट आपका वो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जो दो डिफरेंट करेंसीज के बीच का होता है। क्लोजिंग रेट आपका एक्सचेंज रेट होता है जो बैलेंस शीट रेट का होता है। देन फॉरवर्ड रेट आपका एक स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट होता है जिसके ऊपर आप दो करेंसीज को एक्सचेंज करके चलोगे एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के ऊपर। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप एग्री करते हो कि आप एक्सचेंज करोगे डिफरेंट करेंसीज फॉरवर्ड रेट के ऊपर। देन फ्यूचर स्पॉट रेट बेटा एक रहेगा। फ्यूचर स्पॉट रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने आज की डेट में से यहाँ पे जो एग्जांपल है वही ले लेते हैं, मैंने हमने 7 अगस्त 2024 को उस दिन डॉलर का रेट था 83.92। मैंने इस दिन एग्रीमेंट करा कि हम क्या करेंगे, डॉलर बाय करेंगे 7 नवंबर को 83.98 के रेट के ऊपर। तो ये 83.98 क्या है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, और ये जो एग्रीमेंट करे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब मैं कह रहा हूँ उस दिन जो एक्चुअल रेट है दैट इज 84.07, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्यूचर स्पॉट रेट। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो भी आपका डिफरेंस रहेगा, जो आपका रिपोर्टिंग सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी ऑन इन रिपोर्टिंग करेंसी एट डिफरेंट एक्सचेंज रेट। रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर जो आपका फॉरेन करेंसी बचे जो भी आपका डिफरेंस आता है रिजल्टिंग फ्रॉम द रिपोर्टिंग सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन रिपोर्टिंग करेंसी डिफरेंट एक्सचेंज रेट के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे 15 मार्च 2023 को हमारे पास 1 लाख डॉलर थे, उस दिन रेट था 86.70, ठीक है, और 31 मार्च को बेटा रेट है 87.20। तो बेटा इन दो डिफरेंट एक्सचेंज रेट के ऊपर आप सेम नंबर ऑफ यूनिट्स को लेकर चल रहे हो, वो है 1 लाख। जो ये आपका करेंसी चेंज की वजह से, रेट चेंज की वजह से डिफरेंस आ रहा है 50,000 रुपए का, 0.50 का, बेटा यही आपका क्या कहलाता है, एक्सचेंज डिफरेंस कहलाता है। देन बेटा हम बात करके चलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की, तो बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन जो डिनोमिनेट करी जाती है फॉरेन करेंसी के अंदर या सेटल हो रही है फॉरेन करेंसी के अंदर, आपने बाय करे हैं सेल करे हैं गुड्स या सर्विसेज, चाहे बेटा प्राइस जो है वो क्या है डिटरमिन, जहां पर भी प्राइस डिटरमिन करा गया है फॉरेन करेंसी के अंदर, या आपने बोरो करा है या लेंड करा है, अमाउंट आपने पे कर रहे हो रिसीव कर रहे हो फॉरेन करेंसी में, आपने कोई एक्विजिशन करी है डिस्पोजल करी है जहां पर अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की बात करके चलने तो सबसे पहले आता है इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर कहता है कि जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई है आपको उस दिन का रेट जो है वो यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी वो मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी आइटम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा विशाल ने जो है वो 1 लाख डॉलर के गुड्स जो है वो परचेज करे हैं यूएसए से 7 अगस्त को, उस दिन रेट था से 82 रुपीज का। तो यहाँ पर बेटा विशाल अपनी बुक्स के अंदर जब पहली एंट्री करेगा वो परचेज टू से करेगा जॉयदीप कॉर्पोरेशन, जॉयदीप कॉर्पोरेशन से उसने खरीदा है, तो वो 1 लाख इंटू 82 82 लाख के ऊपर एंट्री करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट आपका जिस दिन ट्रांजेक्शन का रेट था बेटा वो रेट यूज हुआ। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या कहता है कि अगर आपकी वो मॉनिटरी आइटम है तब आप क्लोजिंग रेट यूज करके चलोगे। अगर आपकी नॉन मॉनिटरी आइटम है तो उस केस के अंदर अगर आप उस आइटम को कैरी करके चलते हो एट हिस्टोरिकल कॉस्ट तो आप रिपोर्ट करके चलोगे यूजिंग द रेट जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर था। लेकिन अगर आप उस आइटम को कैरी करके चलते हो एट अ फेयर वैल्यू और अदर सिमिलर वैल्यूएशन, जैसे मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री होगी। अब इन्वेंट्री को से आप एनआरवी के ऊपर आप मेजर करके चल रहे हो बिकॉज एनआरवी लोअर है। तो जिस दिन आपने एनआरबी डिटरमिन करी है आप उस दिन का एक्सचेंज रेट यूज करके चलोगे। और कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए बेटा अगेन हम क्लोजिंग रेट जो है वो यूज करके चलेंगे। नॉन मॉनिटरी आइटम को अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर मेजर करके चल रहे हो तो आपको बेटा उसके अंदर सब्सीक्वेंट डेट के ऊपर रीमेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होता है हमें उसको रिकॉग्नाइज करके चलना होता है। अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले, सपोज करो बेटा आपके पास क्या है, से आपने 1 फेब 2024 को सेल करी थी, $1 लाख की 82 का रेट था। तो यहां पर आपका एंट्री क्या पास करोगे, डेटर टू सेल्स 82 lakhs। अब 31 मार्च को मान लेते हैं डॉलर का रेट हो गया है 85। तो यहां पर आपका रेट चेंज हो गया तो यहां पर आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे अब आपकी मॉनिटरी आइटम है, आप 85 में मेजर करके चलोगे, क्लोजिंग रेट के ऊपर मेजर करके चलोगे। क्लोजिंग रेट के ऊपर मेजर करोगे तो 85 लाख के आपके आ गए, तो आपका क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 30 अप्रैल को आपको पेमेंट आ रही है और उस दिन रेट हो गया अब 86 का। तो अब 86 का रेट हो गया तो अब आपने जब क्लोजिंग रेट आपका 85 था और आपका 30 अप्रैल को रेट है 86, तो यहाँ पर आपका ₹1 से फिर बढ़ गया है। तो यहाँ पर ₹1 से जो बढ़ा है 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो ₹1 लाख का और आपको गेन हो गया, जो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉग्नाइज आप करके चलेंगे। देन बेटा आपकी बात करते हैं फॉरेन ऑपरेशन के बारे में। बेटा फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर या ब्रांच किसी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का जिसकी एक्टिविटीज जो होती है वो बेस्ड है या कंडक्ट हो रही है किसी ऐसी कंट्री के अंदर जो अदर देन रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। अगर आपकी एक सब्सिडरी होती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील करता है, एसोसिएट के साथ AS 23 डील करता है, ज्वाइंट वेंचर के साथ AS 27 डील करके चलता है, बट जो हमारे सिलेबस के अंदर यूजली नहीं पूछता है। देन ब्रांच के लिए हमारे पास फॉरेन ब्रांच जो होती है वो AS 11 के अंदर आ जाती है। फॉरेन ऑपरेशन की बात करके चलिए बेटा, दो तरीके की फॉरेन ऑपरेशन आपकी होती है, एक होती है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एक होती है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एक ऐसी फॉरेन ऑपरेशन होती है जिसकी एक्टिविटीज जो होती है वो इंटीग्रल पार्ट होती है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का। और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एक ऐसी फॉरेन ऑपरेशन होती है जो कि नॉट इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नहीं होती। जो बिजनेस होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का वो ऐसे कैरी ऑन करा जाएगा कि जैसे वो एक्सटेंशन ही है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का। लेकिन जो बिजनेस होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट मैनर में कंडक्ट करा जाता है। वो एक्यूमुलेट करके चलते हैं कैश और मॉनिटरी आइटम्स, वो खुद के खर्चे इनकर करके चलेंगे। वो जनरेट करते हैं रेवेन्यू, वो अरेंज करते हैं बोर्विंग लोकल करेंसी के अंदर। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो है मान लीजिए वो कैसे करके चलेगा कि जो भी गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे वो इंपोर्ट करे से उसने इंडिया से इंपोर्ट करे फॉरेन करेंसी के अंदर, वो रेमिटेंस जो रहेगी उसको बेचेगा और उससे जो भी रेमिटेंस रहेगी वो क्या कर देगा, वापस हेड ऑफिस इंडिया भेज देगा। लेकिन जो आपकी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होती है वहां पर क्या होता है, जो फॉरेन ब्रांच होती है वो रॉ मटेरियल एक्वायर करेगा, पे करेगा लोकल करेंसी के अंदर, मैन्युफैक्चर करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो सरप्लस पैसा बचेगा उसको फ्यूचर के लिए यूज करके चलेगा। अगर कोई बोर्विंग रिक्वायर्ड है वो भी लोकल करेंसी के अंदर ही करेगा। और ओकेजनली वो इंडिया में क्या करता है, पैसे भेजेगा या आपका रिपोर्टिंग कंट्री के अंदर पैसे भेजेगा। देन अगर हम बात करके चलें बेटा करेंसीज जो आपकी ऑपरेट होती है, जनरली जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होती है वो सिंगल फॉरेन करेंसी के अंदर होगा, लेकिन जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता है वो फॉरेन करेंसी इंक्लूड में भी कर सकता है, मतलब जिस कंट्री के अंदर है उस कंट्री में भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, और जो रिपोर्टिंग करेंसी की होती है उसके अंदर भी ट्रांजेक्शन जो है वो कर लेता है। अब हम बात करके चलें बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होता है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का वो डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट होता है जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज हुआ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में। लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में अगर जो चेंज हुआ है अगर कोई एक्सचेंज रेट के अंदर, ठीक है, उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता या बहुत लिटल इफेक्ट रहता है। ठीक है, अब हम बात करके चलें क्या क्या इंडिकेटर्स रहते हैं कि एक फॉरेन ऑपरेशन जो है वो एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है रेदर देन इंटीग्रल। सबसे पहले बात जाती है कंट्रोल की, कि जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है वो कंट्रोल कर सकता है फॉरेन ऑपरेशन को। जो एक्टिविटीज होती हैं फॉरेन ऑपरेशन की वो यूजुअली कैरिड आउट होती है विद अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑटोनॉमी। ठीक है, देन दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यानी थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम करके चलते हैं नॉन इंटीग्रल वाले। देन ट्रांजेक्शन पैटर्न क्या रहता है कि जो ट्रांजेक्शन होती है रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ वो हाई प्रोपोर्शन में नहीं होती है। देन जो एक्टिविटीज होती है फॉरेन ऑपरेशन की, बेटा वो मेनली कैसे फाइनेंस होती है, खुद की ऑपरेशन से, लोकल बोर्विंग से। जो एक्सपेंडिचर हो रहा होता है वो लोकल करेंसी के अंदर हो रहा होता है। जो सेल्स पैटर्न है मेनली जो सेल्स इनकी रहती है वो रिपोर्टिंग करेंसी से किसी और करेंसी में सेल्स ज्यादा रहती है। कैश फ्लोज की इसकी हम बात करके चलें तो वो डे टू डे एक्टिविटी से जो फॉरेन ऑपरेशन किया होता है वहां से कैश जनरेट हो रहा होता है, ना कि डायरेक्टली जो है वो हेड ऑफिस के थ्रू। ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता फॉरेन ऑपरेशन की एक्टिविटी से।
देन आपका प्राइस, अगर हम प्रोडक्ट की बात करके चलें तो ये डिपेंड करता है कि जहां पर वो ऑपरेट कर रही होती है। जो लोकल कंपटीशन है उसको कंसीडर करते हुए जो प्राइस है, सेल प्राइस होता है, वो फॉरेन ऑपरेशन प्रोडक्ट्स का यहाँ पर रहता है। लोकल मार्केट की बात करके चलें तो यहाँ पर एक एक्टिव लोकल मार्केट रहेगी फॉरेन ऑपरेशंस की, प्रोडक्ट्स की। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट भी हो रहा हो। अब बेटा अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो वहां पे ट्रांसलेशन, अब ये क्यों जरूरी था समझना इंटीग्रल क्या है नॉन इंटीग्रल क्या है, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स आ जाते हैं। अगर आपकी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो मॉनेटरी आइटम जो है वो क्लोजिंग रेट के ऊपर आएगी। नॉन मॉनेटरी आइटम बेटा जो उसकी कैरिंग वैल्यू है वो या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर अगर चल रही है तब आपको उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, रीमेजर करने की। लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू है, एनआरवी पे ऊपर है, तो जिस दिन आप वैल्यूएशन करके चल रहे हो वो रेट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। देन आपकी पी एंड एल की आइटम्स जो होती है उस दिन आप रेट कौन सा लेकर चलोगे, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन का रेट या एवरेज रेट हम लेकर चलते हैं। और कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए बेटा हम क्लोजिंग रेट हम लेकर चलते हैं। ठीक है। अब रिपोर्टिंग हम कैसे करके चलते हैं इन केस ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स के केस में, कुछ एक बेटा स्पेसिफिक आइटम्स केस में है चीजें। आपकी जो डेप्रिसिएशन होगी और जो कॉस्ट होती है फिक्स एसेट्स की, जिस दिन आपने एसेट परचेज करा है उस दिन का आप रेट यूज करके चलोगे। अगर आप कैरी आउट करके चल रहे हो सिर्फ फेयर वैल्यू के ऊपर किसी एसेट को, तो आपने जो उस दिन रेट है, वैल्यूएशन जिस दिन करी है उस दिन का रेट यूज करके चलोगे। इन्वेंट्रीज की बात करके चलें तो जो एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता है जब आपने कॉस्ट इंकर करी थी वो रेट यूज करके चलोगे। ठीक है। अगर कोई भी एसेट आप स्टेट करके चल रहे हो रिकवरेबल या एनआरवी पे, तो जिस दिन आपने वैल्यूएशन करी है जनरली क्लोजिंग रेट रहता है वो यूज होता है। अगर यहाँ पर कोई भी बेटा आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस रहेगा, जो आप पीएनएल में चार्ज करके चलोगे, पीएनएल में रिकॉग्नाइज करके चलोगे। देन बेटा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की कन्वर्जन या ट्रांसलेशन की बात करके चलें तो नॉन इंटीग्रल के अंदर अगर आपकी मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है तो वहां पर बेटा क्लोजिंग रेट जो है वो यूज होगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है तो बेटा वहां पर आपका रेट जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर है या एवरेज रेट आप यूज करके चलोगे। और कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में बेटा आप क्लोजिंग रेट आप यूज करके चलते हो। यहाँ पर बेटा आपका जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस रहता है जो भी आपका राइज होता है, ठीक है, ऑन कन्वर्जन, वो आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर लेकर चलते हो। और बैलेंस जो है ये आपका कंटिन्यू रहेगा एग्जिस्ट करना टिल द जब तक फॉरेन ऑपरेशन सेल नहीं हो जाती। देन बेटा इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस का, क्लासिफिकेशन का। बेटा अगर इंटीग्रल से आप नॉन इंटीग्रल में गए हो तो जो भी आपका एक्सचेंज गेन या लॉस रहेगा डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन में वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाता है। और अगर नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में जाता है तो जो भी आपका नॉन मॉनेटरी आइटम का ट्रांसलेटेड अमाउंट रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या करके चलेंगे, उसको, और जिस दिन आपने चेंज करा है उस दिन जो ट्रांसलेटेड अमाउंट रहेगा नॉन मॉनेटरी आइटम का, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट। और जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस है वो जो कि डेफर करा गया है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करके चलेंगे इनकम और एक्सपेंस में जब तक आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते ऑपरेशंस को। देन बेटा हमारे पास अगला कंसेप्ट इसके अंदर आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो बेटा दो चीजें होती हैं। एक होता है कि अगर वो इंटेंडेड है स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो ऐसे केस में बेटा जो भी आपका प्रीमियम या डिस्काउंट होता है आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करके चलते हैं। ठीक है। जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है उसको हम मार्क टू मार्केट करके चलेंगे एट बैलेंस शीट डेट, और जो गेन या लॉस रहता है हम उसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो उस केस में बेटा हम प्रीमियम या डिस्काउंट जो है वो निकाल के चलेंगे एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसको हम एक्सपेंस या इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, अमोटाइज करके चलेंगे ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसको हम पीएनएल में लेकर जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है जो कैंसिलेशन के ऊपर हो रहा है या रिन्यूअल के ऊपर हो रहा है, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हम उसको इनकम या एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। और इसको निकालने का क्या तरीका रहेगा, आप एक्सचेंज रेट लेकर चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट की डेट का यानी स्पॉट रेट, और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस लेकर यहाँ पर आप चलते हैं। तो बेटा दिस वाज इट योर, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ये था। एक बार आप लोग ऑडियो इसकी सुन बेटा सुन सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर सकते हैं।